नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी का अपना परिवार मिथिला कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, आज हम आप लोगों को क्लास 12th अकाउंटेंसी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। अब इसे चैप्टर ही आप ना समझें। आप जैसे आपको मालूम होगा तो क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंतर्गत आपको 2 भाग में पढ़ना पड़ता है बिहार बोर्ड में। एक अकाउंटेंसी का पार्ट ए और अकाउंटेंसी का पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत आपको 2 प्रमुख चीज़ आते हैं। एक आता है एनपीओ, दूसरा आता है पार्टनरशिप। और पार्ट बी में हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोगों को कंपनी पार्ट बी के अंतर्गत कंपनी के अंतर्गत होता है। तो पार्ट बी के अंतर्गत मुख्य रूप से कंपनी के बारे में अध्ययन किया जाता है। कंपनी का लेखांकन कैसे किया जाएगा, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की क्या विशेषताएं होती है, और बहुत सारे बातें आपको अध्ययन करने के लिए मिलता है पार्ट बी के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोगों को तो यह समझना होगा कंपनी क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर ही बना है कंपनी और उसका सामान्य परिचय। पहला चैप्टर क्या है? पार्ट बी का पहला चैप्टर क्या है? कंपनी। अब कंपनी के बारे में आप जानकारी स्टार्ट कीजिएगा तो इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य परिचय, यानी कंपनी के बारे में आपको जानकारी इस चैप्टर में मिलेगा। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी की क्या विशेषता होती है, कंपनी की क्या प्रकृति होते हैं, कंपनी के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं, इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में आप अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत मजा आएगा और आप इतने अच्छे से समझ जाइएगा कि आप कहिएगा गया नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया। इसीलिए क्लास को बीच से स्किप नहीं करना है, क्लास को पूरे शिद्दत से देखना है। ये क्लास आपको एग्जाम में थ्योरी में अच्छे नंबर भी दिलाएंगे और आपको एमसीक्यू हल करने में भी मदद करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोगों को समझना है जो आज की क्लास में हम क्या सीखें। आपको तो हमने बताया, तो आज का जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सीखने वाले हैं कंपनी का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी किसे कहा जाता है, या कंपनी से आप क्या समझते हैं, या कंपनी से आपका क्या अभिप्राय है। एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको आगे हम बताने वाले हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कंपनी की परिभाषाएं, डिफिनीशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी को परिभाषित करें। तीसरा पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं कंपनी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी की क्या विशेषताएं होती है। चौथा पॉइंट पढ़ने वाले हैं कंपनी की प्रकृति, नेचर ऑफ एक कंपनी। कंपनी का क्या प्रकृति होता है, कंपनी का क्या नेचर होता है, मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के क्लास का रोड मैप आप समझ चुके होंगे। जो आज के क्लास में हम लोगों को क्या रोड मैप मिला है, क्या सब पढ़ना है, तो एक बार फिर पुनः हम आपको दोहरा देते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में, कंपनी का अर्थ जानेंगे, फिर कंपनी की परिभाषाएं जानेंगे, फिर कंपनी के विशेषताओं को जानेंगे, फिर कंपनी के प्रकृति की जानेंगे, और उसके बाद जो एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न का भी डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कंपनी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हम लोग परिभाषा को अध्ययन नहीं करेंगे, पहले एक कंसेप्ट समझेंगे। रियल लाइफ से आपको एक कंसेप्ट से रूबरू कराते हैं, फिर हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट परिभाषा को रट लेते हैं। परिभाषा को रटना नहीं है, कंसेप्ट के साथ समझना है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले हम कुछ कंसेप्ट को जानेंगे। जैसे आप, जैसे मान लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई। 5 व्यक्ति है, ए, बी, सी, डी, ई। ये पांचों व्यक्तियों ने सोचा जो क्यों ना हम लोग मिलकर एक कंपनी का निर्माण कर ले। तो क्या वो कर सकता है? तो हाँ गुरुजी, कर सकता है। क्योंकि अगर आपको किसी व्यक्ति को, किसी सदस्य को यह इच्छा है
कि हम 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 व्यक्ति मिलकर या सदस्य मिलकर किसी नाम से एक कंपनी का निर्माण करें या कोई संस्था चलाएं तो वो चला सकता है। तो इसी प्रकार से मान लेते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल में जो 5 व्यक्ति है, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, तीसरा का नाम है सी, चौथा का नाम है डी और पांचवा का नाम है ई। ये पांचों व्यक्ति ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया। क्या किया? एक कंपनी का निर्माण किया। कौन-कौन? ए, बी, सी, डी और ई। क्या किया? एक कंपनी का निर्माण किया। अब कंपनी का जो निर्माण होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी व्यक्ति का ऐच्छिक संस्था है। तो यहाँ पर ऐच्छिक संस्था क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई ये पाँचों को अगर इच्छा होगा, तो यह उस कंपनी का सदस्य बनेगा और अगर इच्छा नहीं होगा, तो कोई उसको ज़बरदस्ती क्या करेगा? कंपनी निर्माण करने में भागीदार नहीं बनाएगा। उसको नहीं बोलेगा तुमको बनना ही है। इच्छा होगा तो बनेगा, इच्छा नहीं होगा तो नहीं बनेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो कंपनी क्या है? व्यक्ति का एक ऐच्छिक क्या है? संस्था है। व्यक्ति का एक ऐच्छिक क्या है? संघ है। जी, अब इसका निर्माण क्यों होता है? इस व्यक्ति के द्वारा कंपनी का निर्माण क्यों किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्ति के द्वारा कंपनी का निर्माण किया जाता है कोई समान उद्देश्य के लिए, जिसका उद्देश्य होता है व्यापारिक संगठन को शुरू करके लाभ कमाना। तो यानी आपने क्या सीखा? जो कंपनी का निर्माण व्यक्तियों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन सदस्यों के द्वारा जो कंपनी का निर्माण किया जाएगा, इसको कंपनी के लॉ ऑफ एक्ट के मुताबिक कंपनी की निर्माण करने पड़ते हैं। यानी कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। जैसे हम लोग व्यापारिक संगठन के बारे में पढ़े थे, एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार में क्या होता है? आपको या हमको बिजनेस करना है, बिजनेस खोल लेंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की उतनी आवश्यकता नहीं है, चला रहे हैं। लेकिन कंपनी यदि आपको बनाना है, तो कंपनी के निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा, उसके बाद कंपनी का गठन होगा। तो आपने इतना तो समझ चुका होगा, तो कंपनी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और निर्माण जो व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, इसके लिए उस व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को शामिल करते हुए कंपनी के मान्यता के आधार पर, कंपनी अधिनियम के मान्यता के आधार पर कंपनी का निर्माण किया जाता है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, जो क्या सर कंपनी भी एक व्यक्ति है? तो कंपनी को कानूनी रूप में व्यक्ति माना जाता है, लेकिन वह इंसान वाला व्यक्ति नहीं है। जैसे हम लोग क्या हैं? एक वास्तविक इंसान है, लेकिन कंपनी एक वास्तविक इंसान नहीं है। वह एक कानून उसको इंसान के रूप में माना है, कानून उसको व्यक्ति के रूप में माना है। इसीलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। जैसे मेरा कुछ अधिकार है, आपका भी कुछ अधिकार है, कुछ दायित्व है। इसी प्रकार से कंपनी अधिनियम में कंपनी के भी कुछ अधिकार, कुछ दायित्व दिए गए हैं। इसीलिए कंपनी को भी कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। जैसे हम लोग जो हैं, यह एक वास्तविक व्यक्ति है, लेकिन कंपनी वास्तविक व्यक्ति नहीं है। अब सकेगा सर वास्तविक व्यक्ति मतलब मेरे पास क्या है? हाथ है, पैर है, हम देख सकते हैं, लेकिन कंपनी के पास हाथ, पैर नहीं है। वह एक कृत्रिम व्यक्ति है, उसको कानूनी अधिकार मिला है, इसीलिए कंपनी कानून उसको व्यक्ति का संज्ञा दिया है। चलिए इन चीजों को हम आगे डिटेल से और समझने वाले हैं। अब आपको हम एक पारिवारिक से कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझाने के लिए जाते हैं। जैसे एक परिवार के सदस्य मिलकर परिवार बनाता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं परिवार में जो मिलकर परिवार को बनाते हैं। तो जैसे एक परिवार के सदस्य मिलकर एक परिवार को बनाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति मिलकर क्या बनाता है? कंपनी। परिवार सिर्फ हम आपको रियल लाइफ में समझाने के लिए दिए, ये नहीं समझ जाइएगा जो परिवार का ही पूरा रूप कंपनी में होता है, ये नहीं। सिर्फ कुछ आपको टर्म समझाने के लिए परिवार को कंपनी से जोड़ा जा रहा है। तो जैसे परिवार के सदस्य मिलकर परिवार बनाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति मिलकर क्या बनाते हैं? कंपनी बनाते हैं। अब परिवार में सदस्य में कौन होते हैं? दादाजी होता है, पिताजी होता है, दादी माँ होती है, माताजी होता है, बेटा होता है, बेटी होता है, इन सभी चाचा होता है, चाची होता है। तो इन सभी को मिलाकर मेरा क्या बनता है?
परिवार बनता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति होता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई मिलकर क्या बना? सब मिलकर क्या बनाया? एक कंपनी बनाया। तो जैसे परिवार से अगर कोई सदस्य अलग हो जाता है, तो परिवार समाप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से किसी कंपनी से को अगर कोई सदस्य छोड़कर चला जाएगा, तो कंपनी बंद नहीं होती है। कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी चलता रहेगा। इसका मतलब यहाँ से एक कांसेप्ट का क्या जन्म हो गया? जो परिवार, जैसे परिवार से कोई सदस्य छोड़कर चला जाएगा तो परिवार समाप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से किसी कंपनी से अगर कोई सदस्य छोड़कर चला जाएगा तो कंपनी बंद नहीं होगा। इसका मतलब कंपनी शाश्वत उसका उत्तराधिकार होता है। उसको किसी सदस्य को आने और किसी सदस्य को जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ आप देखिए, कंपनी का अपना क्या होता है? अलग नाम होता है। जैसे यहाँ एक कंपनी का नाम हम लिख दिए, मिथिला लाइब्रेरी प्राइवेट लिमिटेड। जैसे व्यक्ति ने क्या किया? एक मिथिला लाइब्रेरी प्राइवेट लिमिटेड बनाया। ये यह एक क्या है? अलग इकाई है। यह एक कौन सा अलग इकाई है? कानूनी अलग इकाई है। कानून इसको एक अलग इकाई मानता है, कानून इसको एक अलग यूनिट मानता है और व्यक्ति को एक अलग मानता है। इसका मतलब व्यक्ति अलग है और कंपनी अलग है, यानी कंपनी के मेंबर अलग हैं और कंपनी अलग है। दोनों को एक चीज नहीं समझना है। इसका मतलब यहाँ से एक कंसेप्ट हो गया, जो कंपनी में सदस्यों का दायित्व जो होता है वो पृथक अस्तित्व होता है। उसका कंपनी का अस्तित्व अलग है और उसके सदस्य का अस्तित्व क्या है? अलग है। मेरा अस्तित्व अलग है, मेरे कंपनी का अस्तित्व अलग है। ये आगे और अच्छे तरीके से समझ। तो कंपनी का अपना अलग नाम है, अलग अस्तित्व है और अलग पहचान होती है। जिस प्रकार से व्यक्ति की अपनी अलग नाम होते हैं, अलग पहचान होते हैं, अलग अस्तित्व होता है, इसी प्रकार से कानून के द्वारा कंपनी का भी अपना अलग नाम दिया गया है, अलग अस्तित्व दिया गया है और इसकी भी अपनी अलग क्या होती है? पहचान होती है। जैसे आप समझ लीजिए, यदि परिवार का कोई सदस्य, जैसे बेटा, किसी कारण से परिवार छोड़ देगा तो वह परिवार कभी खत्म नहीं होगा। किसी परिवार से अगर कोई सदस्य छोड़कर चला जाता है, कोई सदस्य मर जाता है, तो बताइए वो परिवार समाप्त होता है? जैसे आपके परिवार में 10 व्यक्ति हों, उसमें से आपके दादाजी मर जाएंगे, तो क्या आपका परिवार समाप्त हो जाएगा? कहिएगा नहीं गुरुजी, परिवार समाप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी कंपनी में जितने सारे सदस्य होते हैं, उनमें से कोई सदस्य अगर उस कंपनी को छोड़कर चला जाता है, तो कंपनी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर एक कंसेप्ट का जन्म हो गया, जो कंपनी अस्थाई अस्तित्व होता है। कंपनी का कौन सा अस्तित्व होता है? अस्थाई अस्तित्व होता है, अर्थात वह निरंतर चलते रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। और कंपनी अगर समाप्त भी होता है, तो कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा किया गया है, कंपनी का समापन भी कानून के द्वारा ही होगा। इन बातों को समझना है। जैसे एक देखिए, टाटा कंपनी है, बाटा कंपनी है, कोलगेट कंपनी है, तो क्या है? इनको जो निर्माण किए होंगे वह तो मर गए हैं, लेकिन कंपनी चल ही रहा है। बाटा कंपनी का और ओनर मरेगा, लेकिन कंपनी चलता ही रहेगा। बाटा कंपनी में एक सदस्य छोड़कर जाएगा, दूसरा सदस्य आएगा, इससे बाटा कंपनी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे देखे होंगे, टाटा कंपनी में कुछ दिन पहले रतन टाटा मर गया था, क्या टाटा कंपनी समाप्त हो गया? कहिएगा ना गुरुजी, टाटा कंपनी समाप्त नहीं हुआ है। तो इससे हमने क्या सीखा? जो कंपनी में किसी सदस्य के आने से, किसी सदस्य के जाने से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी अस्थाई अस्तित्व में रहता है। कंपनी कानून के द्वारा ही निर्मित होता है और कानून के द्वारा ही उसका समापन होता है। अब यहाँ बता दिया आपको। इसी प्रकार कंपनी का कोई सदस्य कंपनी छोड़ दे या नया सदस्य आ जाए, कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। कंपनी के अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके आने जाने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कौन सदस्य आ रहा है, कौन सदस्य जा रहा है, इससे कंपनी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब दिया होगा, परिवार की संपत्ति किसकी होती है? परिवार की। तो कंपनी की संपत्ति किसकी होगी? कंपनी की। ये एक आपको समझाने के लिए बोले। जैसे मेरा जितना सारा संपत्ति होगा वो मेरा संपत्ति होगा और कंपनी का जो संपत्ति होगा वो कंपनी का होगा, क्योंकि कंपनी भी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है। कंपनी भी अपने नाम से बैंक में खाता खुला सकती है। कंपनी भी अपने नाम से किसी के साथ अनुबंध कर सकता है। कंपनी को अनुबंध करने का पावर है। कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है। कंपनी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता है, किसी दूसरे संस्था पर मुकदमा कर सकता है। इसीलिए मैं और मेरी कंपनी दो अलग-अलग अस्तित्व है। दोनों का अस्तित्व क्या है? अलग-अलग है। इन बातों को अच्छे तरीके से समझना।
तो आगे आपको ये कंपनी की विशेषताएं दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं, आगे जाकर हम कंपनी की विशेषता समझाते हैं। पहले हम लोग कंपनी की परिभाषाओं को जानते हैं। जैसे कुछ हमने टर्म क्या समझा, जो कंपनी क्या है, व्यक्ति का एक ऐच्छिक संस्था है, अर्थात कंपनी का निर्माण व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। दूसरा हमने समझा, जो व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन व्यक्ति की ऐच्छिक संस्था है जिसका निर्माण क्या होता है, कानून के द्वारा किया जाता है। उसका जो निर्माण होता है वह कानून करता है, अधिनियम करता है, लॉ करता है। दूसरा चीज क्या समझा, कंपनी कौन सी व्यक्ति होती है, तो कृत्रिम व्यक्ति होता है। तीसरा पॉइंट क्या समझा, तो कंपनी का में सदस्यों का अस्तित्व जो होता है वो क्या होता है, पृथक अस्तित्व होता है। तो इन चीजों को अब डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ आपको हो दिया होगा कंपनी का अर्थ, मीनिंग ऑफ ए कंपनी। अब परीक्षा में आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेगा, जैसे आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कंपनी का अर्थ, मीनिंग ऑफ ए कंपनी, यहाँ लिखा होगा कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति। अब ध्यान से पॉइंट को समझते जाए। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, जो कंपनी किसके द्वारा निर्मित है, तो कानून द्वारा। कंपनी का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो कानून के द्वारा होता है। तो कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक कौन सा व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है। यानी किसी कंपनी को अगर 10 व्यक्ति मिलकर निर्माण करना चाहेगा तो इसके लिए उसको कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही कंपनी को निर्माण किया जाएगा। तो कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कौन सा व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कृत्रिम व्यक्ति कैसे हुआ, तो आपको बता दिए, हम हैं, हमारे पास क्या है, हाथ है, पाँव है, आंख है, सब कुछ है। तो मैं क्या हुआ, रियल पर्सन हुआ, वास्तविक व्यक्ति हुआ, प्राकृतिक व्यक्ति भी आप कह सकते हैं। लेकिन कंपनी जो है उसको कौन निर्माण किया है, कानून निर्माण किया है, तो वह क्या हो गया, वह हो गया कृत्रिम व्यक्ति। अब उसको कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा जाएगा, आपके मन में ख्याल आएगा। तो कृत्रिम व्यक्ति इसीलिए कंपनी को कहा जाएगा क्योंकि कंपनी के भी कुछ अधिकार हैं। जैसे क्या है, जैसे व्यक्ति अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है, जैसे मुझे इच्छा है हम अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं, उसी प्रकार से कंपनी भी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है। जैसे हमारा इच्छा होगा हम जाएंगे बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे, उसी प्रकार से कंपनी अपने नाम से भी अकाउंट खुलवा सकती है। जैसे हम चाहेंगे किसी के साथ कोई समझौता कर सकते हैं, इसी प्रकार से कंपनी भी समझौता कर सकती है। जैसे हम पर कोई मुकदमा कर सकता है, इसी प्रकार से कंपनी पर भी कोई मुकदमा कर सकता है अगर कंपनी कोई गलत काम करता है तो। जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा कर सकते हैं, उसी प्रकार से कंपनी भी किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था पर मुकदमा कर सकता है। इसी अधिकार और कुछ दायित्वों की वजह से कंपनी को कानून में कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। तो कंपनी कौन सा व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का निर्माण किसके द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है, जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। पृथक वैधानिक मतलब क्या हुआ, पृथक मतलब होता है अलग, वैधानिक मतलब कानूनी, अस्तित्व मतलब उसका अलग अस्तित्व होता है। जैसे मेरा अलग अस्तित्व है, कंपनी का भी अलग अस्तित्व होगा। जैसे हम अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं, कंपनी भी अपने नाम से अलग अकाउंट खुलवा सकता है। जैसे हमारे नाम से संपत्ति खरीदा जा सकता है, उसी प्रकार से कंपनी के नाम से भी संपत्ति खरीदा जा सकता है। इसीलिए कंपनी को पृथक वैधानिक अस्तित्व भी कहा जाता है। तो आपको 5 पॉइंट याद रखना है। कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका, किसका, तो कंपनी का पृथक मतलब अलग अस्तित्व होता है। कंपनी के मेंबर का अलग अस्तित्व होता है, कंपनी के मेंबर जो सदस्य होते हैं उनके अलग अस्तित्व होते हैं, और कंपनी के जो अस्तित्व होते हैं वे अलग होते हैं। एवं अस्थाई या शाश्वत उत्तराधिकार होता है। कंपनी का कौन सा उत्तराधिकार होता है, शाश्वत, अस्थाई, निरंतर। कंपनी का निरंतर उत्तराधिकार होता है। इसका मतलब यह हुआ, जो किसी सदस्य के आने से, किसी सदस्य के जाने से कंपनी मरता नहीं है, कंपनी चलता ही रहता है। इसीलिए इसका कौन सा अस्तित्व है, तो अस्थाई या शाश्वत अस्तित्व है, यानी निरंतर अस्तित्व है। जिसकी पूंजी, यानी कंपनी का जो पूंजी होता है, उसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित रहती है। कंपनी की पूंजी जो रहता है वह अंशों में, शेयरों में। अब कहिएगा सर शेयर क्या होता है, तो किसी भी कंपनी का जो पूंजी होता है, पूंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटल। पूंजी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। तो किसी कंपनी का, जैसे मान लेते हैं 1 लाख कैपिटल है,
अब इस कैपिटल का जो छोटा-छोटा टुकड़ा होगा, जो छोटा-छोटा हिस्सा होगा, जिसके द्वारा शेयरधारक जिसको खरीदेगा, उसे क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। किसी कंपनी के पूंजी के छोटे-छोटे जो टुकड़े होते हैं, छोटे-छोटे जो हिस्से होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंश कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे थे, किसी कंपनी का मान लेते हैं 1 लाख का पूंजी है और 1 शेयर का दाम ₹10 है, इसका मतलब उस कंपनी के शेयर कितना हो गया? 10,000 शेयर। शेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। शेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। हमने क्या बोला? फिर से आप समझिएगा। जैसे मानते हैं तो कोई कंपनी का निर्माण किया गया, जिसका पूंजी कितना है? 1 लाख रुपया और एक शेयर का दाम कितना है? ₹10। एक शेयर पूंजी का दाम कितना है? ₹10। तो 1 लाख को 10 से भागा दे देंगे, तो कितना हज़ार शेयर हो गया? तो 10,000 शेयर हो गया। तो कंपनी की पूंजी आपको कोई पूछेगा, तो वह अंशों में क्या रहती है? विभाजित होती है। और जिसकी एक सार मुद्रा होती है। अब ये अनिवार्य नहीं है, ये वैकल्पिक कर दिया गया है। पहले सार मुद्रा अनिवार्य था, अब क्या हो गया है? वैकल्पिक। इसकी अपनी एक क्या होती है? सार मुद्रा होती है। कहिएगा सर सार मुद्रा क्या होता है? सार मुद्रा को इंग्लिश में कॉमन सील बोला जाता है। कॉमन सील का मतलब आप लोग देखते होंगे मोहर, मोहर। तो कंपनी की अपनी एक सार मुद्रा होती है, अर्थात यह हस्ताक्षर का काम करता है। कंपनी हस्ताक्षर नहीं करती। जैसे हम लोग क्या करते हैं? हस्ताक्षर करेंगे, अब हमें को कोई डॉक्यूमेंट दिया गया, उस पे हमको साइन करना है। तो हम इस प्रकार से साइन कर देंगे, तो यह मेरा हस्ताक्षर हो गया। लेकिन कंपनी हस्ताक्षर का काम के लिए क्या किया जाता है? तो कंपनी में हस्ताक्षर काम के लिए एक सार मुद्रा यानी कॉमन सील मोहर बना दिया जाता है। अब कंपनी के जो भी पेपर होंगे उस पे मोहर क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। तो आपको कोई पूछेगा कंपनी एक्स की एक सार मुद्रा होती है, तो सार मुद्रा क्या काम करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों हस्ताक्षर का काम करती है। किसका काम करती है? हस्ताक्षर का काम करती है। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 5 बातें यहाँ पे है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, इसकी अपनी एक अलग अस्तित्व होते हैं एवं अस्थायी या शाश्वत उत्तराधिकार होता है, अर्थात कंपनी निरंतर चलती रहती है, अस्थायी चलता रहता है, किसी के आने से, किसी के जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब कंपनी का जो पूंजी होता है वह हस्तानांतरणीय होता है। अब आपको इच्छा होगा सर हस्तानांतरणीय का मतलब क्या होता है? तो हस्तानांतरणीय का मतलब है जैसे ए नाम के सदस्य ने कंपनी का शेयर खरीदा था। अब उसको मन होता है जो इस शेयर को हम बेच दें या इस कंपनी को छोड़कर हम चले जाएँ, तो उसको आराम से वह किसी को अपना हिस्सा देकर जा सकता है। जैसे ई को मन होगा तो ई को देकर जाएगा, एफ को मन होगा तो एफ को देकर जाएगा। यानी वो अपना हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसे कहते हैं हस्तानांतरणीय। जैसे ए को इच्छा होगा जो हम अपना हिस्सा डी को दे देंगे तो वो डी को दे देगा। तो कंपनी के अंश अंश जो होता है वो क्या होता है? हस्तानांतरणीय होता है। कंपनी के जो पूंजी होते हैं वो क्या होते हैं? हस्तानांतरणीय होते हैं, जिसे एक सदस्य दूसरे सदस्य के बीच में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जिसकी अपनी एक क्या होती है? सार्वमुद्रा होती है। अब सार्वमुद्रा क्या काम करता है? सार्वमुद्रा किसे कहते हैं? तो अपने भाषा में समझिए मोहर जो होता है, कंपनी का जो मोहर होता है उसे क्या कहा जाता है? सार्वमुद्रा। जो किसका काम करता है? हस्ताक्षर का काम करता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से इन पाँचों पॉइंट को अच्छे से आप याद रख लीजिए। सबसे पहला हमने क्या बताया? कंपनी एक कौन-सा व्यक्ति है? तो आपको याद रखना है कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कौन-सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक मनुष्य नहीं है, लेकिन कानून द्वारा बनाया गया एक क्या है? संस्था है। कंपनी मनुष्य नहीं है, जैसे हम हैं, आप हैं, वैसे कंपनी नहीं है। कंपनी मनुष्य नहीं है, लेकिन कानून ने उसे एक संज्ञा दे दिया है एक व्यक्ति का। इसीलिए कंपनी एक मनुष्य नहीं है, लेकिन कानून द्वारा बनाया गया एक क्या है? संस्था है। जैसे ये कंपनी है, इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप कृत्रिम व्यक्ति बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट आपका है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से क्या होता है? अलग होता है। इस पॉइंट को हर हमेशा याद रखेंगे। तो कंपनी का अस्तित्व अलग है और उसके सदस्य का अस्तित्व अलग है, उसके मेंबर का अस्तित्व अलग है। दोनों का अस्तित्व क्या है? अलग अलग है, एक अस्तित्व नहीं है। यहाँ आप समझ गए होंगे जो पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब क्या होता है? कंपनी का अस्तित्व अलग और उसके सदस्य यानी उसमें जो मेंबर होते हैं उसका अस्तित्व क्या होता है? अलग होता है।
तीसरा आपने पॉइंट को आपको समझाया क्या? अस्थाई या शाश्वत उत्तराधिकार। तो कंपनी का अस्तित्व सदस्य के बदलने पर भी बना रहता है। यानी कोई भी सदस्य बदलता है, ए आएगा जाएगा, बी आएगा जाएगा, सी आएगा जाएगा, कोई आए या कोई जाए, इससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वह अस्थाई का अस्थाई ही रहेगा। इसीलिए कंपनी का अस्तित्व सदस्यों के बदलने पर बना रहता है। अब चौथा पॉइंट क्या पढ़ा है? हस्तांतरणीय अंश। कंपनी के जो अंश होते हैं वो क्या होते हैं? हस्तांतरणीय। उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, एक सदस्य दूसरे सदस्य को देकर जा सकता है। तो कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों, अंशों में बटी होती है। यानी कंपनी का जो पूंजी होता है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंश। यानी किसी भी कंपनी का जो पूंजी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, छोटा छोटा हिस्सा होता है, उसे क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। और ये जो अंश पूंजी होते हैं ये क्या होते हैं? हस्तांतरणीय होते हैं। एक सदस्य दूसरे सदस्य को ट्रांसफर करके जा सकता है, ये बात है। और पांचवा पॉइंट आपको क्या बताएं? सार मुद्रा कॉमनशील। तो कंपनी अपने कार्य आधिकारिक रूप से करने के लिए एक सार मुद्रा का उपयोग करती है, जो किसके काम में उपयोग आता है? हस्ताक्षर के काम में उपयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे ये 5 बातें कंपनी के, ये 5 महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है। परिभाषा में इन पॉइंट को जरूर आप लिखिएगा। जो कंपनी क्या है? तो एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक क्या होता है? अस्तित्व होता है। जिसका अस्थाई या शाश्वत क्या है? उत्तराधिकार है। जिसके पूंजी क्या होते हैं? हस्तांतरणीय होते हैं। और जिसकी अपनी एक क्या होती है? सार मुद्रा होती है, जो हस्ताक्षर का काम करता है। इन पांचों पॉइंट को आप अपने भाषा में लिखना है कंपनी की परिभाषा के रूप में। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों को समझाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ ए कंपनी। अब फिर उसी चीजों को डिटेल से समझेंगे, क्योंकि बात ये 5 ही समझना है, लेकिन उसी को लैंग्वेज चेंज कर करके समझना है। अब 2 नंबर में पूछेगा तो छोटा सा लिखना होगा, 5 नंबर में पूछा तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखना होगा। बात लेकिन नहीं बदलेगा, बात उसी को लिखना है, इन्हीं पांचों पॉइंट को लिखना है, लेकिन आपको डिटेल थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कंपनी की परिभाषा कहा जा रहा है, डिफिनीशन ऑफ ए कंपनी बोला जा रहा है। लिखेंगे सामान्यतः संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। आप उसको संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के ज्वाइंट स्टॉक कहिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलिए या कंपनी बोलिए। तो कंपनी का आशय किसी समान उद्देश्य के लिए, अब कंपनी का जो निर्माण होता है वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम भी पढ़ाने के लिए कभी कंपनी का निर्माण करेंगे, कभी कोचिंग का निर्माण करेंगे। जो पूरे भारत में बच्चे को पढ़ाना है, अब मेरा कोचिंग का नाम बड़ा हो रहा है तो हम अपने कोचिंग को कंपनी का रूप दे देते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या होगा? कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। तो किसी भी कंपनी का निर्माण करने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। ऐसे कोई कपड़ा का कंपनी खोलेगा तो उसका क्या उद्देश्य होगा? अच्छा कपड़ा बनाएंगे, कस्टमर को बेचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगे, यही उसका उद्देश्य होगा, यही उसका मोटिव होगा। तो कंपनी का निर्माण, कंपनी का आशय समान उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के ऐसे संघ या संस्था से है। यानी कंपनी का निर्माण क्या है? व्यक्ति का एक क्या है? संघ है या संस्था है, ऐच्छिक संघ है, जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। अब हमने आपको बता दिया है कंपनी का जो पूंजी होता है वह विभाजित रहता है किसमें? अंश में। आपको यह परिभाषा अच्छे से याद हो चुका होगा। अब हमको लग रहा है इतना बार इन चीजों को रिपीट किया गया है। कंपनी का आशय क्या है? किसी समान उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के एक ऐसे संघ या संस्था से है। आपको कोई पूछेगा कंपनी संघ है, व्यक्तियों के संघ या संस्था से है, जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। कंपनी का जो पूंजी रहता है वह अंश में विभाजित रहता है। वास्तव में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। अब आपको कोई पूछेगा कंपनी एक व्यक्ति है, तो कौन सा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति है, जिसकी स्थापना कानून या अधिनियम के अंतर्गत होता है। अब हम तो आपको बताएं कंपनी का जो स्थापना होता है, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, वह कानून के द्वारा होता है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो इसीलिए आपको कोई पूछेगा तो कहना है तो जिसकी स्थापना यानी कंपनी की स्थापना कानून या अधिनियम के अंतर्गत होती है। अब आपको समझना है
नेक्स्ट पॉइंट आपको परिभाषा बता रहे हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। तो दिया होगा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 यानी सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 के अनुसार, यानी कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी नियम बनाया गया है 2013 में। इससे पहले कंपनी अधिनियम 1956 लागू होता था, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 नया निर्माण किया गया है 1956 के जगह पे। तो आपको याद रखना होगा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और उपधारा 20 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन समामेलित, यानी जिस कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुआ हो या उससे पहले यदि किसी का कंपनी का निर्माण हुआ होगा तो उससे पहले जो 1956 का नियम था उसके अंतर्गत उस कंपनी का समामेलन हुआ हो या उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या उस कंपनी का स्थापना हुआ हो उस समय के नियम के अनुसार। तो यही परिभाषा यहाँ पर कहा जा रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन समामेलित या पूर्ववर्तीय किसी कंपनी अधिनियम, तो इससे पहले कौन सा कंपनी अधिनियम था, तो 1956 ईस्वी में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन अंतर्गत समामेलित कंपनी से है। यानी इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को परिभाषित किया गया है। तो कंपनी उसे ही कहा जाता है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो, चाहे वह कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्मित हुआ हो, उस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित हुआ हो, या इससे पहले जो कंपनी अधिनियम पहले भारत में पारित था उस अधिनियम के अंतर्गत अगर उसका निर्माण हुआ होगा तो उसे ही कंपनी माना जाएगा। अब एक विद्वानों के द्वारा भी कंपनी को परिभाषित किया गया है, क्योंकि पचनमणी में आपको डिटेल से लिखना पड़ता है, इसीलिए हम आपको विद्वान के द्वारा परिभाषित किए गए परिभाषा को भी शामिल किया हूं। तो कह रहा है चीफ जस्टिस मार्शल के अनुसार कंपनी एक अदृश्य अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है। अब चीफ जस्टिस मार्शल विद्वान से आप बोलते हैं तो कंपनी एक क्या है, अदृश्य। अदृश्य का मतलब क्या, जिसे देखा नहीं जा सकता है। अदृश्य, अमूर्त और कौन सा व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका कानून की दृष्टि में यानी लॉ के दृष्टि में, कानून के दृष्टि में उसका पृथक अस्तित्व होता है। हम तो आपको बार बार कह रहे हैं, आप 4-5 बात याद रख लीजिए कंपनी के लिए, यही मेन बात होता है। कंपनी का क्या है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का पृथक क्या होता है, अस्तित्व होता है। कंपनी का शाश्वत क्या होता है, उत्तराधिकार होता है। कंपनी की अपनी क्या होती है, सार्वमुद्रा होती है। ये बातों आपको अच्छे से याद रखना होगा कंपनी चैप्टर के लिए। तो कहा जाता है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कंपनी को निगम या कॉरपोरेशन भी कहते हैं। यानी कंपनी को किस नामों से जाना जाता है, निगम के नाम से भी जाना जाता है। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू मतलब होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कंपनी को क्या कहते हैं, कंपनी को किस नामों से जाना जाता है, तो कंपनी को निगम के नाम से भी जाना जाता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कंपनी कौन सी व्यक्ति है, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यह भी याद रखना है एमसीक्यू के लिए। आपको पूछा जाएगा कंपनी का अस्तित्व होता है अपने सदस्यों से, तो कौन सा अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व होता है। तो ये सब चीज एमसीक्यू के लिए अच्छे से याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आप इन परिभाषाओं को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कंपनी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंपनी। तो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, जो कंपनी के हम लोगों ने परिभाषा को समझा है, इंट्रोडक्शन में समझा है, तो विशेषता भी वहीं से उत्पन्न होती है। विशेषता मतलब क्या, आपका क्या गुण है, आपके अंदर क्या गुण है, इसे ही विशेषता कहा जाता है। तो कंपनी के जो परिभाषित किया गया है, कंपनी का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके जो मेन पॉइंट होंगे वही विशेषता का पॉइंट बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताए थे, कंपनी क्या है, एक ऐच्छिक संस्था है। कंपनी बनाने के लिए कोई आपको जबरदस्ती ये नहीं कहेगा जो आपको कंपनी का सदस्य बनना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कंपनी कौन सा संस्था है, एक ऐच्छिक संस्था है। तो सबसे पहला कंपनी का पहला विशेषता है
जो यह कौन सी संस्था है? तो ऐच्छिक संस्था है। अब बच्चे कहेंगे सर ऐच्छिक संस्था क्या होता है? ऐच्छिक संस्था सर हम किसे कहते हैं? तो कंपनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसे कोई भी कानून व्यक्ति को यानी भारत का कोई भी कानून आपको कंपनी को बनाने में आपको यह नहीं कहेगा जो आपको शामिल होना ही है या आपको कोई दबाव नहीं देगा आप पर ऊपर। आपको मन है तो उस कंपनी का सदस्य होइए और मन नहीं है तो आप सदस्य नहीं होइए। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? ऐच्छिक संस्था कहा जाता है। तो यहाँ वही बात लिखे हैं, कंपनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसे कोई भी कानून व्यक्तियों को कंपनी बनाने अथवा उसका सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी कोई भी भारत का जो कानून है वह आपको यह नहीं बोलेगा कि आपको कंपनी बनाना ही है। आपको इच्छा होता है तो कंपनी बनाइए और अगर आपको इच्छा नहीं होता है तो कंपनी नहीं बनाइए। अब आपका दुकान है, आपको इच्छा होगा तो उस दुकान को कंपनी के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं इच्छा होगा तो नहीं कीजिए, आप एकाकी व्यापार ही चलाइए। लेकिन अगर कंडीशन आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा, इसके लिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। तो कोई भी कानून आपको कंपनी बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा, आप पर दबाव नहीं डालेगा। ना आपको कंपनी बनाने के लिए और ना ही उसके सदस्य भी बनने के लिए आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। तो उसको सदस्य बनना है या आपको सदस्य कंपनी का नहीं बनना है, इसके लिए भी आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसीलिए इसे कौन सा संस्था कहा जाता है? ऐच्छिक संस्था। यानी इच्छा होगा तो संस्था का निर्माण होगा और अगर इच्छा नहीं होगा तो संस्था या संघ का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में भी याद पूछा जाएगा, कंपनी व्यक्तियों की डॉट डॉट एक संस्था है तो याद रखना है ऐच्छिक संस्था है। ऐच्छिक का मतलब आप समझ गए होंगे, जो इच्छा के आधार पर आपके पास जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। कोई आपको जबरदस्ती किसी कंपनी का मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए आप पर दबाव नहीं डालेगा या कोई भी कानून आपको यह नहीं कहेगा कि आपको कंपनी बनाना ही है या उसका सदस्य बनना ही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऐच्छिक संस्था कहा जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ाए थे परिभाषा में? तो कंपनी कौन सी व्यक्ति है? तो कृत्रिम व्यक्ति है। तो दूसरा पॉइंट वहीं से निकल गया। कंपनी व्यक्ति कौन सा है? कृत्रिम व्यक्ति है। यहाँ लिखा होगा कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यानी कंपनी का निर्माण किसके द्वारा होता है? कानून के द्वारा। तो कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कौन सा व्यक्ति है? तो कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? कानून के द्वारा दिया गया है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति का संज्ञा कौन दिया है? कानून दिया है, लॉ दिया है, विधान दिया है। आप इसको विधान भी कह सकते हैं, कहीं-कहीं विधान भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में लॉ लिखा रहेगा और हिंदी में इसको कानून भी बोलते हैं, विधान भी बोलते हैं। कोई पूछे जो कंपनी किसके द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है? तो कानून के द्वारा। किसके द्वारा? कानून के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अलग। पृथक मतलब क्या होता है? अलग। तो पृथक अस्तित्व होता है। तो यानी कंपनी का अस्तित्व अलग होता है और उसके सदस्यों का अस्तित्व अलग होता है। मेंबर का अस्तित्व अलग और कंपनी का अस्तित्व अलग। तो ये क्यों होता है अलग अस्तित्व? सो आपको इस डिटेल से समझाने वाले हैं। लिखा होगा कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। क्यों होता है? तो कंपनी अपने नाम से संपत्ति का क्रय और विक्रय कर सकती है। हमने आपको बताया था कंपनी अपने नाम से क्या करता है? संपत्ति खरीद भी सकता है, संपत्ति बेच भी सकता है। तो कंपनी अपने नाम से संपत्तियों का क्रय और विक्रय कर सकती है। इसके बाद अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकती है। कंपनी अपने नाम से बैंक में खाता खुला सकती है। आप लोग भी देखते होंगे, आपके आसपास में अगर कोई बिजनेस करते होंगे तो उसके अपने नाम से भी बैंक में अकाउंट होगा और जिस नाम से बिजनेस करते होंगे तो उन नामों से भी अकाउंट होगा। तो कंपनी के नाम से भी अकाउंट खुलता है और आपके नाम से भी अकाउंट खुलता है। इसका मतलब क्या हो गया? आप अलग हो गए और कंपनी क्या हो गया? अलग हो गया। बात समझिए, बात को क्या करना है? समझना है। पत्नी के नाम से जमीन लिया तो वो जमीन किसका है? पत्नी का है। और आपके नाम से जमीन हुआ तो किसका है? आपका है। आपके भाई के नाम से जमीन हुआ तो किसका है? आपके भाई का है। इसका मतलब सबका अस्तित्व क्या है? अलग अलग है। का मतलब सबका अस्तित्व क्या है? अलग अलग है। जैसे कोई जमीन है और वह आप अपने नाम से खरीदे तो वह आपका हुआ। आपका भाई खरीदा है तो आपके भाई का हुआ।
आपका चाचा खरीदा है तो आपका चाचा का हुआ। इसी प्रकार से कंपनी के मेंबर अगर कोई अपने नाम से ज़मीन खरीदता है तो वो उस मेंबर का है, और अगर कंपनी अपने नाम से खरीदता है तो वो कंपनी का है। इसका मतलब दोनों का अस्तित्व क्या है? अलग-अलग है। आशा करते हैं कि आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। और अपने नाम से अनुबंध कर सकती है, यानी किसी कंपनी को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मकान किराया पर लेना है, तो उसके लिए अनुबंध का ज़रूरत है, एग्रीमेंट का ज़रूरत है, तो कंपनी अपने नाम से एग्रीमेंट करवा सकती है। जैसे मान लीजिए शहर में हम लोग रूम लेते हैं, तो जाते हैं तो हम लोगों को क्या करता है, मकान मालिक से ये क्या बनाना पड़ता है, डीड बनाना पड़ता है, एग्रीमेंट पेपर बनाना पड़ता है। इसी प्रकार से कमीन कंपनी भी अगर किसी का ज़मीन किराए पर ले रहा है या लीज़ पर ले रहा है, तो वह अपने नाम से अनुबंध करा सकता है, यह उसको पावर कानून के द्वारा दिया गया है। इसीलिए तो कहा जाता है जो उसका अस्तित्व अलग है और सदस्य का अस्तित्व अलग है। इसका अपना सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, यानी सदस्य का अस्तित्व अलग, मेंबर का अस्तित्व अलग, यानी उसमें जो व्यक्ति सदस्य हैं उनका अस्तित्व अलग और कंपनी का अस्तित्व अलग। ये आपको हर हमेशा आएगा ही आएगा। तथा सदस्यों के आने जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कोई सदस्य कंपनी में आए, कोई सदस्य कंपनी से जाए, इस पर कंपनी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम तो एक एग्जांपल दिए। आप देख लीजिए, टाटा कंपनी है, रतन टाटा मर गए हैं, क्या टाटा कंपनी बंद हो गया? कहिएगा नहीं गुरुजी, नहीं बंद हुआ, चल रहा है। इसका मतलब क्या है? कंपनी की अपनी अस्तित्व होती है, शाश्वत अस्तित्व होता है, वो निरंतर चलते रहता है। कहेगा फिर गुरुजी वो मरेगा नहीं, मरेगा कब? वो कानून के द्वारा निर्माण हुआ है उसका, तो कानून के द्वारा ही समापन भी होगा। कानून के द्वारा निर्मित है, तो कानून के द्वारा ही, कानून के प्रावधानों के अंतर्गत ही उसका समापन होगा, उसका अंत होगा। क्या कहा जाता है? जिसको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो हम और आप हैं, तो व्यक्ति का मृत्यु कब होता है? जब भगवान की इच्छा होती है, तब हमारा जन्म होता है, और जब भगवान का इच्छा होता है तो भगवान हमको ऊपर लेकर चला जाता है। तो हम लोग प्राकृतिक व्यक्ति हैं। प्रकृति ने मुझे धरती पर भेजा है, प्रकृति को जब मंजूरी नहीं होगा धरती पर रहने का, हमको लेकर चला जाएगा। इसी प्रकार से कंपनी का भी है, जो कंपनी का कानून के द्वारा कंपनी का निर्माण हुआ है, तो कानून के द्वारा ही कंपनी का क्या होगा? समापन होगा गुरुजी, समझ लीजिए बच्चों। यानी आपका निर्माण भगवान ने किया है, आपका जन्म और आपका मृत्यु किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। इसी प्रकार से कंपनी का भी जन्म और कंपनी का भी मृत्यु कंपनी के प्रावधान के अंतर्गत ही होता है। चलिए, अब नेक्स्ट विशेषताएं पढ़ेंगे। अभी आपने कितना विशेषता देखा? एक बार समझ लीजिएगा, 3 विशेषताओं को हमने अध्ययन किया। यही 3 पॉइंट आपको बताए थे। कंपनी अपनी की अपनी क्या है? ऐच्छिक संस्था है, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अब चौथे विशेषता के बारे में जानेंगे। आता है सीमित दायित्व। सीमित मतलब क्या? जिसकी सीमा हो। तो सीमित दायित्व यानी कंपनी के जो सदस्य होते हैं ना, कंपनी में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो अंशधारी होता है ना, अब अंशधारी किसे कहा जाता है? तो जिसके द्वारा कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है, जिसके द्वारा हिंदी में बोलिए कंपनी के अंश को खरीदा जाता है, उसे अंशधारी कहा जाता है, उसे हम मेंबर कहते हैं। तो उन सदस्य का कितना दायित्व होगा? तो उन सदस्य का दायित्व सीमित होता है। उसका मतलब वह जितना शेयर खरीदा है, उसका जो अंकित मूल्य है, उतना तक ही उसका दायित्व है, उससे अधिक उसका दायित्व नहीं है। तो सीमित दायित्व का मतलब हुआ जिसका सीमा हो, असीमित का मतलब जिसका सीमा नहीं हो। तो कंपनी के जो मेंबर होते हैं, उनके जो लायबिलिटीज का सीमा होता है, असीमित को छोड़कर, असीमित कंपनी को छोड़कर। तो यहाँ लिखा होगा सीमित दायित्व, तो लिखा होगा सामान्यतः कंपनी के सदस्यों का सीमित दायित्व होता है। अब सीमित दायित्व का मतलब क्या? तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होगा। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का 10,000 शेयर खरीदा। कितना हजार शेयर खरीदा? मान लेते हैं आपने किसी कंपनी का 10,000 शेयर खरीदा और एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया था। इसका मतलब कितना हो गया? 10,000 को 10 से गुना करेंगे तो कितना? 1,00,000। इसका मतलब आपका लायबिलिटी कितना लाख का है? 1,00,000 का। इससे ज्यादा कंपनी को कुछ हो, आपको कुछ बुरने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपका दायित्व कितना का होगा? 1,00,000 का, क्योंकि आपने शेयर कितना खरीदा है? 10,000। इसे ही कहते हैं सीमित। असीमित का मतलब हुआ
जो 1 लाख तो गया ही गया, प्लस आपके घर का भी पैसा चला जाएगा, तब यूज़ करते हैं असीमित। लेकिन कंपनी के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता है। कंपनी के सदस्य जितने उस कंपनी का शेयर खरीदा रहता है, उसका जितना अंकित मूल्य रहता है, उस अंकित मूल्य के सीमा तक ही उसका दायित्व है। उससे आगे कुछ भी हो, उसका 1 भी रुपया का नुकसान होने वाला नहीं है। कोई पूछेगा जो कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है तो कौन सा दायित्व होता है? सीमित दायित्व होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिएगा। एमसीक्यू में भी ये सभी पॉइंट आपको पूछे जाएंगे। आप समझ गए होंगे, सामान्यतः कंपनी के सदस्यों का सीमित दायित्व होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों, जैसे मान लेते हैं हम किसी कंपनी के कितना शेयर खरीदा? 10,000। जैसे मान लेते हैं हमने किसी कंपनी के कितने हजार शेयर खरीदे? 10,000। तो खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य, अब उसका शेयर का अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपया। तो मेरा दायित्व उतना तक ही सीमित है। तो आप 10,000 को 10 से गुना कर दीजिए, तो 10,000 को 10 से गुना करेंगे तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख रुपया तक ही आपका दायित्व है, उससे ज़्यादा आपका दायित्व नहीं है। तो आपको क्या समझे? आपने यहाँ क्या सीखा? यानी यह सीखा जो कंपनी में जो सदस्य होते हैं उसके दायित्व सीमित होते हैं। अर्थात उनके द्वारा जितना शेयर खरीदा जाएगा उसका जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू तक उसका दायित्व है, उसी मूल्य तक उसका दायित्व है। उससे ज़्यादा उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, उससे ज़्यादा वो देने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ सीमित दायित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है सार्वमुद्रा। तो बता दिए थे, जिसको कॉमन सील इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रत्येक कंपनी की अपनी एक क्या होती है? सार्वमुद्रा होती है। ये प्रत्येक जो कंपनी होता है अपना उसका एक क्या होता है? सार्वमुद्रा होता है। जो काम क्या करता है, ये सार्वमुद्रा काम क्या करती है? तो बताए हैं, जो कंपनी के हस्ताक्षर का काम करती है। यानी सार्वमुद्रा जो होती है वो प्रत्येक कंपनी का किस काम के का यूज होता है? हस्ताक्षर का काम करता है। संचालकों द्वारा तैयार किए गए प्रलेखों को कंपनी का प्रलेख उस समय तक नहीं माना जाता है। यानी कंपनी के जो संचालक होते हैं वो कोई प्रलेख बनाएगा, जैसे पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, परिविवरण, यानी कोई भी वो जो डॉक्यूमेंट बनाएगा वो डॉक्यूमेंट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक उस पर मोहर अंकित नहीं होगा, ठप्पा लगा नहीं होगा। यानी हम लोग साइन करते हैं, वैलिड कब होगा? कोई कैसे समझेगा यह मेर उनका उनका पेपर है? जब मेरा साइन रहेगा। इसी प्रकार से किसी कंपनी का यह पेपर है, किसी कंपनी के ये पार्षद सीमा नियम सही है या गलत, इसका पहचान क्या होगा? जब उस पर उस कंपनी का मोहर लगा रहेगा तब। तो यही बात कहा जाता है, तो संचालकों द्वारा तैयार किए गए प्रलेखों, यानी जो पार्षद सीमा नियम बनाए जाएंगे, जो पार्षद अंतर नियम बनाएंगे, जो परिविवरण बनाया जाएगा या जो भी महत्वपूर्ण कोई दस्तावेज बनाए जाएंगे, वो तब तक कंपनी का प्रलेख नहीं माना जाता है जब तक कि उस पर सार्वमुद्रा अंकित नहीं होता है, जब तक कि उस पर ठप्पा नहीं लगा रहता है, जब तक कि उस पर मोहर नहीं लगा रहता है। अपने भाषा में समझिए, औंठा जे औंठा दे छै तोरा की देबऽ पड़ै छै? औंठा के निशान। आ जे साइन करे छै ओकरा की करऽ पड़ै छै? साइन करऽ पड़ै छै कोनो भी पेपर पर। तो कंपनी को भी अपने पेपर पर क्या लगाना पड़ता है? ठप्पा लगाना पड़ता है, मुहर लगाना पड़ता है। अब यह पहले अनिवार्य था, पहले क्या था? अनिवार्य था। लेकिन अब इसको वैकल्पिक कर दिया गया है। कब से कर दिया गया है? तो दिनांक 29 मई 2015, इसको याद रखिएगा। दिनांक 29 मई 2015 के उपरांत एक कंपनी के लिए सार्वमुद्रा को वैकल्पिक कर दिया गया है। पहले यह अनिवार्य था। 29 मई 2015 से पहले प्रत्येक कंपनी को यह रखना अनिवार्य था। लेकिन 29 मई 2015 के बाद यह क्या कर दिया गया? वैकल्पिक कर दिया गया, ऑप्शनल कर दिया गया है। समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अंशों की हस्तांतरणीयता। आपको पढ़ाए हैं जो कंपनी अपने अंशों को हस्तांतरण कर सकते हैं। तो यह लिखा है अंशों की हस्तांतरणीयता। तो कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं। हस्तांतरणीय का मतलब जो एक सदस्य अपना अंश दूसरे सदस्य को ट्रांसफर करके जा सकता है। जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपना शेयर ई नाम के हाथ को बेचकर चला गया, तो ए चला जाएगा, ई आ जाएगा। तो किसी कंपनी के जो अंश होते हैं वे हस्तांतरणीय होते हैं। लेकिन याद रखना है निजी कंपनी में प्रतिबंध होता है, आगे आपको पढ़ाएंगे।
तो निजी कंपनी के अंश हस्तांतरणीय नहीं होते हैं। वह आगे जब कंपनी के आपको प्रकार पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा निजी कंपनी क्या होता है, सार्वजनिक कंपनी क्या होता है, एक व्यक्ति कंपनी क्या होता है। लेकिन अभी कंपनी की विशेषता में आपको यह याद रखना होगा, जो कंपनी के जो अंश होते हैं वह हस्तांतरणीय होते हैं, अर्थात एक सदस्य दूसरे सदस्य को ट्रांसफर करके जा सकता है, एक सदस्य किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करके जा सकता है। तो एक सदस्य कंपनी के अंशों को सुगमता पूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। जैसे राम को इच्छा होगा जो मैं अपना शेयर श्याम को दे दूं, तो वह श्याम को देकर जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है जो कंपनी के जो अंश होते हैं वह हस्तांतरणीय होते हैं, ट्रांसफरेबल होता है, उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये 6 विशेषता हमने आपको अभी समझाया, और कंपनी की 2 महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ये भी आपको बता दें। तो 7वां पॉइंट है आपका शाश्वत अस्तित्व, जिसे अस्थायी अस्तित्व भी कहा जाता है। तो आपको अभी ये बताए थे, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी कौन सा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति है, जो कभी नहीं मरता है। कंपनी कभी मरता नहीं है, वह हमेशा जिंदा ही रहता है, पुष्ट दर पुष्ट वह जिंदा ही रहता है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कभी नहीं मरता है। कंपनी का जीवन उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं होता है। अब कहिएगा अंशधारी सर कौन होता है? तो जो कंपनी के अंश खरीदते हैं उसे अंशधारी कहा जाता है, उसे ही कंपनी के सदस्य कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई सदस्य मर गया, जैसे राम मर गया, किसी कंपनी का राम सदस्य है, राम मर गया, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगा? तो कहिएगा ना गुरुजी, कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी चलता ही रहेगा। आपको एक बार एग्जाम्पल हम बताए थे कुछ दिन पहले, 2-3 वर्ष पहले, टाटा कंपनी का मालिक रतन टाटा मर गए हुए थे। तो क्या टाटा कंपनी बंद हो गया? क्या टाटा का नमक आना बंद हो गया? क्या टाटा का गाड़ी आना बंद हो गया? कहिएगा नहीं गुरुजी, टाटा कंपनी चल ही रहा है। इसका मतलब किसी कंपनी का अगर कोई सदस्य मर जाता है तो उसके मरने से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कंपनी चलता ही रहता है। इसीलिए इसे शाश्वत अस्तित्व नाम दिया गया है। बल्कि कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है। अब हमने तो आपको बताया है, फिर आप कहिएगा सर कंपनी बंद नहीं होगा कभी? हाँ, होगा। कंपनी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? विधान द्वारा हुआ है, कानून द्वारा हुआ है। तो कंपनी का समापन भी किसके द्वारा होगा? विधान के प्रावधानों के अंतर्गत होगा। इसी बात को कहा जा रहा है, बल्कि कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है, अतः इसका समापन भी विधान के प्रावधानों के अनुसार ही होता है। यानी कंपनी का निर्माण भी विधान के द्वारा ही हुआ है, कंपनी का निर्माण भी लीगल प्रोसेस से हुआ है, कंपनी का मृत्यु भी, कंपनी का समापन भी, कंपनी का अंत भी आप जैसे समझिए वह उसी माध्यम से होगा, किसी दूसरे माध्यम से नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनी का शाश्वत अस्तित्व होता है। अब लास्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं, प्रबंध तथा स्वामित्व का अलग होना। यानी स्वामी कंपनी के अलग व्यक्ति होते हैं और मैनेजमेंट का पावर अलग व्यक्ति के हाथ में होता है। तो दिया है प्रबंध तथा स्वामित्व का अलग होना। तो कंपनी का स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालिक। तो कंपनी का स्वामित्व इसके अंशधारियों के हाथों में होता है। अब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो कंपनी के मालिक किसे कहा जाता है? तो अंशधारियों को। कंपनी का मालिक किसे कहा जाता है? अंशधारियों को। तो कंपनी का जो स्वामित्व होता है, कंपनी का जो मालिकाना कहलाने वाले व्यक्ति होते हैं, वह कौन होते हैं? अंशधारी। तो यही लिखा है, कंपनी का स्वामित्व इसके अंशधारियों के हाथों में होता है, जबकि इसका संचालन, यानी कंपनी का मालिक कौन हुआ? अंशधारी। लेकिन इसका जो संचालन होगा, इसको जो चलाया जाएगा, वह किसके माध्यम से होगा? तो सदस्यों द्वारा चयनित निदेशकों के समूह द्वारा किया जाता है। यानी अब जो कंपनी के अंशधारी होंगे, यानी जो सदस्य होंगे, उसके द्वारा जिन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, उसको चयनित किया जाएगा डायरेक्टर के रूप में, उसके द्वारा संचालन किया जाएगा। यानी मान लीजिए किसी कंपनी में हम सदस्य हैं और हमारे जैसे 100 आदमी सदस्य हैं। अब हम लोगों ने मिलकर किसी एक्स नाम के व्यक्ति को डायरेक्टर नियुक्त कर दिया, तो कंपनी का संचालन किसके द्वारा होगा? एक्स के द्वारा होगा। स्वामी तो मैं हूं, लेकिन संचालन करता कौन है? एक्स है। इसका मतलब प्रबंध अलग व्यक्ति के हाथ में होता है, मैनेजमेंट का पावर अलग व्यक्ति के हाथ में होता है,
और स्वामी अलग व्यक्ति होते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ बता रहा है, प्रबंध तथा स्वामित्व का अलग होना। तो कंपनी का स्वामी कौन होता है? अंशधारी। और कंपनी का जो संचालन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जो सदस्य होते हैं कंपनी, यानी जो अंशधारी होते हैं, उसके द्वारा जो निदेशकों के समूह होते हैं, जो डायरेक्टर्स का समूह तैयार किया जाता है, उन व्यक्तियों के द्वारा, उन सदस्यों के द्वारा कंपनी का संचालन किया जाता है, कंपनी को ऑपरेट किया जाता है, कंपनी को चलाया जाता है। कंपनी के कोई भी सदस्य सीधे कंपनी के मैनेजमेंट में भाग नहीं ले सकते। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंशधारी हैं और कहिएगा जाकर अभी हमको जो मन होगा वो करेंगे, हमको जैसे मन होगा वैसे चलाएंगे, आप नहीं चला सकते हैं। आपको जब चलाइएगा वह आप उसी समय में चलाइएगा जब सब सदस्य आपको चलाने की इजाजत देगी। जब तक आपको इजाजत नहीं देगा तब तक आप मैनेजमेंट में प्रबंधन को इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट करना, मैनेज करना, तो आप उसके मैनेजमेंट में भाग नहीं ले सकते हैं। तो आपने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों? जो प्रबंध तथा स्वामित्व अलग अलग व्यक्ति होता है। निर्देशक कैसे तैयार किया जाता है? तो जो अंशधारी होते हैं उन या जो स्वामी होता है, अंशधारी को क्या कहा जाता है? स्वामी, या आप कहिए मेंबर, या जो कंपनी के सदस्य होते हैं उनके द्वारा, उनके समूह के द्वारा एक निदेशक तैयार किया जाता है, एक डायरेक्टर्स तैयार किया जाता है, या डायरेक्टर्स का समूह तैयार किया जाता है, और उस समूह के द्वारा कंपनी का क्या होता है? संचालन किया जाता है, कंपनी को ऑपरेट किया जाता है, कंपनी को चलाया जाता है। तो कंपनी के ये मुख्य रूप से आवश्यक 8 विशेषताएं हुई। अब कहिएगा गुरुजी इतना एग्जाम में लिखना पड़ेगा? नहीं, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। यह तो सिर्फ आपको समझाएं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, आपको एमसीक्यू अच्छे से बने, आपको सब्जेक्टिव अच्छे से बने। मान लीजिए एग्जाम में गए और एग्जाम में पूछ दिया तो कंपनी को सीमित दायित्व क्यों, कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित क्यों होता है? अब आपको लिखना पड़ेगा, तो आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ अपने को बताया जो क्यों सीमित दायित्व होता है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो कंपनी की 8 विशेषताएं होती है। इन 8 विशेषताओं के मेन पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा और डील को हमने जो समझाया उसको समझकर आप अपने हिसाब से लिखिएगा, क्योंकि परीक्षा में क्या लिखा रहता है? परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो क्वेश्चन को रटिए नहीं, उसको समझिए। जो सीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, शाश्वत अधिकार का मतलब क्या होता है, और समझकर अपने भाषाओं में उसको लिखिए। आपको अच्छे अंक परीक्षा में मिलेंगे। और रटाए रटाए लिखिएगा तो उतना अच्छा नंबर नहीं मिलता। इसलिए समझिए, पॉइंट को समझिए और अपने भाषाओं में लिखिए। लेकिन हाँ, इस मेन पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कम क्वेश्चन है आपके सामने, कंपनी की प्रकृति, नेचर ऑफ ए कंपनी। अभी तक हम लोगों ने 3 चीजों को डिस्कस किए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी का डिस्कशन हुआ है, दूसरा पॉइंट डिफिनीशन ऑफ कंपनी का डिस्कशन हुआ है, तीसरा पॉइंट फीचर्स ऑफ कंपनी का डिस्कशन हुआ है। अब चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ कंपनी। लेकिन चारों पॉइंट में 5-6 बातें कॉमन है। क्या कॉमन है? कंपनी किसके द्वारा निर्मित है? विधान के द्वारा। कंपनी एक कौन सी संस्था है? ऐच्छिक संस्था है। कंपनी का दायित्व क्या होता है? कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित। कंपनी की अपनी क्या होती है? एक सार मुद्रा होता है। कंपनी का अस्तित्व क्या होता है? शाश्वत अस्तित्व होता है। तो यही कॉमन पॉइंट है कंपनी के बारे में, यही मुख्य बातें हैं कंपनी के बारे में। तो प्रकृति में भी आपको यही पॉइंट लिखना पड़ेगा, यही पॉइंट आपको लिखा जाएगा आपके द्वारा। यहाँ लिखा है कंपनी विधान द्वारा, विधान मतलब क्या होता है? कानून, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित सार्वमुद्रा मुद्रा से युक्त, सार्वमुद्रा मतलब समझा दिए हैं, कॉमन सील से युक्त, शाश्वत उत्तराधिकार, सीमित दायित्व युक्त तथा अपने सदस्यों से सर्वथा भिन्न अस्तित्व, सर्वथा भिन्न मतलब अलग अस्तित्व रखने वाला कौन सा संगठन है? व्यवसायिक संगठन है। बस नेचर क्या हुआ? आपने कंपनी के बारे में क्या पढ़ा? आपको तो यही 5-6 पॉइंट पढ़ा। जो कंपनी किसके द्वारा निर्मित होता है? विधान के द्वारा निर्मित होता है। कंपनी की अपनी एक क्या होती है? सारमुद्रा होती है जो हस्ताक्षर का काम करता है। कंपनी का क्या होता है? शाश्वत उत्तराधिकार होता है। शाश्वत उत्तराधिकार मतलब बता दिए। कंपनी के सदस्य के आने जाने से मरता नहीं है। कोई सदस्य मरे, कोई सदस्य जिंदा रहे, इससे कंपनी को कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कंपनी अस्थायी है, वह निरंतर है, वह विधान से निर्मित हुआ है, विधान के प्रावधानों से ही उसका अंत होगा। सीमित दायित्व, अब कंपनी में जो सदस्य मेंबर होते हैं उनके दायित्व की क्या होती है? सीमा होती है।
ये भी आपको समझा दिए। और अपने सदस्यों से सर्वथा भिन्न, यानी कंपनी का अस्तित्व अलग होता है और उसके जो सदस्य होते हैं उससे वो सर्वथा, हर हमेशा अलग अस्तित्व रखता है। कंपनी का अलग अस्तित्व, उसके सदस्यों का अलग अस्तित्व होता है। और यह रखने वाला एक क्या है? व्यावसायिक संगठन है। कंपनी एक कौन सा संगठन है? व्यावसायिक संगठन है। तो आप तो समझ गए होंगे। इसी पांचों पॉइंट को अगर आपको 5 नंबरी में पूछा जाएगा तो फिर डिटेल से पॉइंट बनाइएगा। जो निर्मित व्यक्ति, सार्वमुद्रा, शाश्वत उत्तराधिकार, सीमित दायित्व और सबका पॉइंट बनाकर सबका डील कर दीजिएगा तो 5 नंबरी हो गया। मान लीजिए आपने एग्जाम में गया, आपको पूछ दिया गया कंपनी के प्रकृति का वर्णन करें, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा पॉइंट बनाना पड़ेगा, कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है जो हस्ताक्षर का काम करता है। तीसरा पॉइंट बनाना पड़ेगा, कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार होता है, उसके बारे में आपको डील लिखना होगा। बस यही आपको लिखना है। 2 नंबरी में आपको 2 लाइन में आंसर देना है, 5 नंबरी में आपको पॉइंट बनाना है और उसका डील देना है। समझ गए हम? चलिए, अब आपको हमने बताया था रोड मैप, जो आपको 5 चीज़ बताएँगे आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाएँ, फिर आपको हमने क्या पढ़ाया? कंपनी की परिभाषा, फिर आपको हमने पढ़ाया कंपनी की विशेषता, फिर आपको हमने पढ़ाया कंपनी की प्रकृति। अब आपको बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज के क्लास से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, उसका एक एमवीवीआई नोट्स आपको दे दिए हैं। आपको कुछ करना नहीं है, इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़कर समझकर लिखने का प्रैक्टिस कर लेना है और आपको आज के क्लास से इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। जैसे आपको अगर पूछा जाएगा कंपनी क्या है, ये एमवीवीआई क्वेश्चन समझ लीजिए आप एग्जाम के दृष्टिकोण से आज के क्लास से। इसी तरह से जो हम प्रत्येक क्लास लेंगे, उस क्लास के अंत में आपको उस क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका शॉर्ट लिस्ट आपको दे देंगे, जिससे आपको तैयारी में आसानी मदद मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या पूछा जा सकता है? कंपनी क्या है? या कंपनी से क्या अभिप्राय है? या कंपनी से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन आपके सामने में रहेगा। यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको आंसर हमने बहुत सटीक सा दे दिया है। इस आंसर को आपको लिख लेना है। जो कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है एवं अस्थायी या शाश्वत उत्तराधिकार होता है, जिसके पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित रहती है और जिसकी एक सार-मुद्रा होती है। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन के लिखने के लिए एमवीवीआई एक्सप्लेनेशन है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। ये 2 नंबर के एग्जाम में अच्छा से आप लिख सकते हैं। 2 नंबर के में अगर आपको इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप इस जो एक्सप्लेनेशन है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, तो आपको पूरा नंबर 2 नंबर में 2 नंबर एग्जाम में दिया जाएगा। सिर्फ अशुद्ध नहीं लिखना है, राइटिंग साफ-साफ लिखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने हमने रखा है क्या? समझिए, कंपनी की परिभाषा दीजिए। अब इसी प्रकार से जो पीछे पढ़ाया गया है, उसमें से आप परिभाषा याद कर लीजिएगा। चाहे आप कंपनी अधिनियम वाला परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर, सबसे अच्छा होगा कंपनी अधिनियम वाला परिभाषा याद कर लीजिएगा और कंपनी अधिनियम वाला परिभाषा लिख दीजिएगा। अगर विद्वान के अनुसार कहेगा, तो विद्वान वाला भी परिभाषा दे दिए हैं और अगर सामान्य परिभाषा होगा, तो आप सामान्य परिभाषा भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर से आपको 2 नंबर आएगा। तीसरा क्वेश्चन होगा कंपनी की कोई 4 विशेषताएं बताएं। अब कंपनी का हमने आपको 8 विशेषता पूछा, लेकिन एग्जाम में आपको कंपनी की कितनी विशेषताएं पूछी जाएगी? 4 विशेषताएं पूछी। अगर आपको ये 4 विशेषताएं 2 नंबरी में दिया हो, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम तो बहुत छोटे-छोटे चीजों को वहां एक्सप्लेन करना था, वहां समझाना था आपको, इसीलिए उतना डिटेल में लाएं जिससे आप उस शब्द का अर्थ समझ ले। अब तो एग्जाम में लिखने के लिए आप इतना भी लिख दीजिएगा तो ये काफ़ी है। अब लिखना क्या है? कंपनी की कोई 4 विशेषताएँ बताएँ, आपको 2 नंबर में पूछा गया है। आराम से लिख सकते हैं, कंपनी की 4 विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। पहला क्या होगा? तो यह मतलब कंपनी विधान द्वारा यानी कानून के द्वारा निर्मित एक कौन-सा व्यक्ति है? तो कृत्रिम व्यक्ति है। आप तो अब तो आपको याद हो गया होगा। इतना बार इन चीज़ों को बोल दिए हैं, जो आपको याद ही हो गया होगा। जो कंपनी विधान यानी कानून के द्वारा निर्मित एक क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा। इसका इसका मतलब किसका? कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है।
यानी कंपनी का अस्तित्व अलग और इसके सदस्य का अस्तित्व अलग। तो दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तीसरा पॉइंट आप लिख देना है, इसके अंश हस्तांतरणीय होते हैं, यानी कंपनी के जो अंश होते हैं वह क्या होते हैं, हस्तांतरणीय होते हैं, जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि आप किसी कंपनी का शेयर लिया हुआ है, किसी कंपनी का अंश खरीदा हुआ है, तो आप उसको दूसरे व्यक्ति के हाथ से बेचकर निकल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिख देंगे, इसके अंश क्या होते हैं, हस्तांतरणीय होते हैं। चौथा पॉइंट आपको क्या लिखना है, जो सामान्यतः कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। और ये पॉइंट सब जरूर याद रखिएगा, एमसीक्यू में बहुत काम देने वाला है और आपको एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस हम करवाने वाले हैं। इसीलिए इस चैनल को अभी से लेकर एग्जाम तक सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपको बहुत काम देगा। कहिएगा गुरुजी नहीं आप पढ़ाए थे, बहुत मन लगाकर पढ़ाए थे। तो यहाँ क्या होगा, सामान्यतया कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। 4 बोला है, हम आपको एक एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, जिसमें आप 5 अगर याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में आराम से 4 लिख सकते हैं। और 5वां होगा, इसका शाश्वत अस्तित्व होता है, यानी उसी पॉइंट को हम एक-एक लाइन में आपको बना दिए। बस 8 पॉइंट था, 8 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, 4 क्या सब याद रखना है। तो कंपनी विधान यानी कानून द्वारा निर्मित एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का क्या होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसके अंश क्या होते हैं, हस्तांतरणीय होते हैं। समानतः कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। और इसका अपना क्या होता है, शाश्वत अस्तित्व होता है। इस 5 पॉइंट को याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, अगर यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में 2 पॉइंट ही पूछे, जो कंपनी की 2 विशेषताएं बताएं और वर्णन कीजिए, तो आपको जो 8 विशेषता बताए हैं उसमें से कोई 2 विशेषता का पॉइंट लिखना है और उसके बारे में कुछ डील कर देना है, उसके बारे में आपको कुछ व्याख्या कर देना है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला। अगर आपको सीधा पूछे जो कंपनी की 4 विशेषताएं बताएं, तो आराम से आप ये 4 विशेषताएं लिख दीजिए 2 नंबर में। अगर आपको एग्जाम में पूछे जो कंपनी की 2 विशेषताओं को बताएं, व्याख्या कीजिए, तो आप 2 विशेषता लिख दीजिएगा, जैसे ऐच्छिक संस्था, जैसे आप लिख सकते हैं शाश्वत अस्तित्व, जैसे लिखते हैं प्रबंध तथा स्वामित्व का अलग होना। उस 8 में से कोई 2 विशेषताएं लिख दीजिए और उसके बारे में व्याख्या कर दीजिए, उसके बारे में कुछ आप एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कंपनी की प्रकृति को स्पष्ट करें। यह तो आपको आंसर हम दे ही दिए। और लास्ट में आपको, अगर आपको इस चैप्टर से 2 नंबरी नहीं पूछा जाएगा, 5 नंबरी में ही एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, कंपनी से आप क्या समझते हैं या कंपनी का आपका क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यक विशेषताएं बताएं। तो आवश्यक कंपनी की कितनी विशेषताएं होती है, 8। अब 8 विशेषता आपको लिखना है और उसके बारे में कुछ ना कुछ व्याख्या भी करना है। तो ये आपको 5 पॉइंट बन जाएगा। तो यह क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स के आएंगे। अब आप कहिएगा सर कंपनी का परिभाषा कहाँ से लिखेंगे, 5 नंबरी में पूछेगा। तो 5 नंबरी में पूछेगा तो आपको ये वाला परिभाषा लिखना है और निष्कर्ष में आपको यह डालना है। अगर आपसे नहीं होगा तो जब हम आपको एग्जाम के समय में पढ़ाएंगे तो हम आपको क्वेश्चन नोट्स भी दे देंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। 5 नंबरी में जैसे आपको पूछा जाएगा तो क्या बताएं, पहले इस पॉइंट को वाले टेबल को लिखना है, इसको अच्छे से लिख देना है और यहाँ लिखना है निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि, और उसके बाद आपको यह वाला परिभाषा लिख देना है जब 5 नंबर में पूछा जाए कंपनी की विशेषताएं और आपको आप परिभाषाएं। पहले परिभाषा लिख देंगे फिर विशेषता लिखेंगे। और विशेषता कौन सा लिखना है तो समझ गए होंगे, इन विशेषताओं को लिखा। चलिए, तो आज हम आप लोगों को सभी कुछ को अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। अब अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। शेयर करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने मित्रों में आपको इस क्लास को क्या करना है, शेयर करना है। और शेयर करने के बाद इस वीडियो को लाइक करना है, इस क्लास को लाइक करना है। और आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे उत्साह मिलेगा और मेहनत से हम आपके लिए
क्लास को तैयार करेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके लिए लाएँगे और आपके एग्ज़ाम को और बेहतर दिशा की ओर ले जाएँगे। आपका नॉलेज भी बेहतर होगा और आप एग्ज़ाम में रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा, ऐसा आपको हम फीलिंग करवाएँगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और कहीं अगर आपको किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप बोल भी सकते हैं। आपको अच्छे से हम आपको बता देंगे, कुछ करना होगा तो। या आपको अगर क्लास से संबंधित कोई नोटिफ़िकेशन चाहिए या आप ऑनलाइन क्लास हमसे पढ़ना चाहिएगा, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको हमसे बात होगा और हम आपकी जिस प्रकार की किसी प्रकार की समस्याएँ होंगी, उस समस्याओं का निपटारा करके आपको सुविधा प्रदान किया जाएगा। तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है 97 097 96 416। इस पे आप कॉल करके इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहिएगा, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइएगा। मिथिला कॉमर्स क्लासेज नाम से ऐप बना है। मिथिला कॉमर्स क्लासेज नाम से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आपको क्या मिलेगा? तो अपनी तैयारी की सफलता की नई दिशा। आपके तैयारी में एक नया दिशा दिया जाएगा। नए कंसेप्ट के साथ आपको अकाउंटिंग से रूबरू कराया जाएगा। आपको अकाउंट में पढ़ने से जो डर लगता होगा, उस डर को खत्म किया जाएगा। अगर आप हमारे साथ अकाउंट पढ़ते हैं तो। आपके डर को खत्म कर देंगे। बच्चे को अकाउंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। उस डर को आपको खत्म कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिए और आप हमारे बैच को जॉइन कीजिए, तो आपको सभी डर प्रकार के डर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास के लिए आप सभी को थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। आपका विश्वास इसी प्रकार से हमारे चैनल और हम पर बने रहे। इस प्यार के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास भी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास आपको 1 से 2 रोज में आने वाला है। उन क्लास को भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।